नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रहेगी या जाएगी, और क्या महुआ मोइत्रा गिरफ्तार भी की जाएंगी। आज के डिबेट में हम इस विषय के कानूनी पहलू पर भी बात करेंगे और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में होंगे। स्वागत करते हैं श्री प्रमोद मलिक जो कोलकाता से जुड़े हुए हैं। थोड़ा वहाँ अंदरूनी क्या बातचीत हो रही है तृणमूल में, इसकी भी था लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरे पत्रकार हैं दिल्ली से हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, तो वो भी बताएंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पर। और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील फिरोज अहमद बाद में जुड़ेंगे, हमारे डिबेट के बीच में जुड़ेंगे, तो हम देख लेंगे कि क्या बातचीत होती है। तो हम अपने गेस्ट से मुखातिब हों उससे पहले छोटी छोटी बातें एक ग्राफिक के जरिए समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाई एथिक्स कमेटी में जो माननीय सदस्य हैं, इस ग्राफिक के जरिए समझते हैं हम। 15 सदस्यीय इस कमेटी में अध्यक्ष समेत 7 सभासद बीजेपी से हैं। विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से बीजेपी सांसद, सुमेधा नंद सरस्वती सीकर राजस्थान से बीजेपी सांसद, अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर से, डॉक्टर राजदीप रॉय सिलचर से बीजेपी सांसद, सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद और सुभाष भामरे धूले महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद। 4 सांसद कांग्रेस से हैं। बैथिलिंगम वी पुडुचेरी से, एन उत्तम कुमार रेड्डी नलगोंडा तेलंगाना से, बाल शौरी बल्लभ नेनी मछलीपट्टम आंध्र से, प्रणीत कौर पटियाला पंजाब से, शिवसेना के हेमंत गोडसे नासिक से, जेडीयू के गिरधारी यादव बांका से, सीपीएम के PR नत्रजन कोयम्बटूर से, बीएसपी के कुंवर दानिश अली अमरोहा यूपी से। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। विनोद कुमार सोनकर इलाहाबाद के सादियापुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। सोनकर ने 2015 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर कौशाम्बी से चुनाव जीता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। दूसरी बार वह 2019 में कौशाम्बी से चुनाव जीते। पहली बार सांसद निर्वाचित होने के बाद पार्टी ने सोनकर पर काफी भरोसा जताया था। इन्हें पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय में भी स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। साल 2017 में पार्टी ने इन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया था। इसी साल अक्टूबर में पार्टी ने इन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। सोनकर इस पद पर अक्टूबर 2020 तक रहे। अक्टूबर 2019 में बीजेपी नेता को एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अक्टूबर 2020 में पार्टी ने इन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया। नवंबर 2020 में बीजेपी ने इन्हें त्रिपुरा का प्रभारी बनाया था। दिलचस्प यह है कि सोनकर के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, एक नहीं 4। अब जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों वो बना दिया गया एथिक्स कमेटी का यानी नैतिकता समिति का चेयरमैन। तो कहावत है ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब बात महुआ की, जिसने संसद और सोशल मीडिया को अशांत कर दिया है। जो लोग कमरे में बैठे हैं उनको लगता है कि उनकी चाय की प्याली में तूफान पैदा हो जाएगी, उसकी कल्पना वो कर रहे हैं। कुछ विश्लेषक भी करते हैं कल्पना। लेकिन हमारा पहला सवाल, सीधा कोलकाता चलते हैं, थोड़ा वहीं से शुरू करते हैं और प्रमोद मलिक जी बताएं हमें। तो सुजान चक्रवर्ती ने कहा है, सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस मामले में बात करने में शर्म आ रही है। सीपीएम नेता हैं सुजान चक्रवर्ती, और उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने ये सब कुछ बहुत दिनों के बाद उन्होंने बयान दिया। असल में महुआ अडानी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती हैं तो टीएमसी उन पर, मतलब महुआ मोइत्रा कोई कमेंट नहीं करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रमोद मलिक जी? सीपीएम जो कह रही है उसका बहुत साफ कारण है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में जो मेन राइवल्स हैं वो और सीपीएम ही है। भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आने की बात करें और एक गठबंधन में भी आ जाएं, लेकिन जो राज्य में जो राजनीति होगी और वहां जो चुनाव लड़े जाएंगे तो उसमें वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भले ही सीपीएम की बहुत ही खराब स्थिति है, इस बार विधानसभा उनका एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके पास आधार है। तो जो लोकसभा चुनाव होगा
अगले साल, तो उसके लिए ये आप कह सकते हैं कि एक विरोध की राजनीति, एक पोस्चरिंग है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो टीएमसी पर या ममता बनर्जी पर हमले करें या महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा करें। बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल जो रियल पॉलिटिक्स हम कहते हैं वो रियल पॉलिटिक्स। जहां तक अडानी की बात है, तो अडानी की बात में एक बात ये कही जा रही है कि अडानी इंटरप्राइजेज पश्चिम बंगाल में एक पावर प्रोजेक्ट लगाने में दिलचस्पी रखता है, और अडानी पर विवाद वगैरह शुरू हुआ उसके पहले अडानी ने ममता बनर्जी से बात की थी। ये बिल्कुल पब्लिक में है, कोई गोपनीय बात नहीं है, और उसको दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था कि हाँ एक कर्टसी बस बात हुई थी। बाद में ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि हम तो सारे उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं और नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक कोई भी हमारे यहाँ अगर काम करते हैं तो हम उन्हें पूरा कोऑपरेट करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो गौतम अडानी या अडानी इंटरप्राइजेज पश्चिम बंगाल सरकार के लिए या पश्चिम बंगाल के लिए बिल्कुल अछूत नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी भी सरकार के लिए कोई उद्योगपति अछूत होना भी नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी ने कहा भी था कि जो नियम कानून है, जो सेट पैरामीटर्स हैं, उसका उल्लंघन नहीं होता है तो ठीक है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राज्य, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी उद्योगपति को इस आधार पर कैसे कह सकता है कि नहीं आप हमारे यहाँ नहीं आइए, तब जबकि उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। और एक कंपनी जो है आपके यहाँ रोजगार लगाना चाहती है, रोजगार क्रिएट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो आप उसका विरोध क्यों करें? कोई मतलब नहीं है उसका, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जी जी। लेकिन जहां तक ये पूरा महुआ मोइत्रा का मामला है, तो महुआ मोइत्रा के मामला में ये बात बहुत ही साफ है। जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को उनके भरोसे छोड़ दिया। मैं इस सवाल पर आऊंगा प्रमोद जी, छोटी छोटी टिप्पणी ओपनिंग रिमार्क्स से, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा इंटरजेक्ट करें पीयूष पंत जी। पीयूष पंत जी एक बात बताएं, जो चीज प्रमोद मलिक जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीपीएम को अपनी विरोध की राजनीति भी दर्शानी, क्योंकि उसको अपनी जमीन की चिंता है पश्चिम बंगाल में। आप कितना इत्तेफाक रखते, क्या सीपीएम को इस तरह से ये स्टैंड लेना जरूरी था? क्या वो किसी तरह से अपनी जमीन के लिए एक तरह से जो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, आज जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, वहां सीपीएम को इस स्टैंड से थोड़ा अलग हटके, खासकर महुआ मोइत्रा के मामले में अलग नहीं होना चाहिए था? देखिए पुरुषोत्तम जी, मुझे लगता है कि वो ये बात क्लियर है कि राज्य में जो है कि वो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, टीएमसी और सीपीएम। लेकिन देखिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो ज्यादा जो है कैपिटलिस्ट के विरोधी होती हैं, और कॉर्पोरेट का जिस तरह से कॉर्पोरेट कैपिटल जिस तरह से इस्तेमाल होती रही लगातार होती है, वो उसको लेके जो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है, मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट ही है, और सीपीएम उसमें काफी अग्रणी भी रही है। तो यहाँ पे जिस तरह से साम्राज्य फैल रहा है अडानी का, तो वो निश्चित रूप से उसका विरोध प्रिंसिपली जो है सीपीएम को करना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ पे जो है कि वो महुआ मोइत्रा का विरोध करके, क्योंकि यहाँ मुद्दा देखिए अडानी का है, साफ साफ अडानी पे जो आक्रमण किया है महुआ मोइत्रा लगातार करती रही है, उसको लेके ही ये एक्शन हुआ है। और ये एक मुझे जहां तक लगता है कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वाज क्लियर कि अब महुआ मोइत्रा का जो एथिक्स कमेटी बनी किया गया है, तो ये पूरी प्लानिंग है, उनकी सदस्यता को छीनने की पूरी प्लानिंग है, और वही हो रहा है, धीरे धीरे वही दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीपीएम का ये ड्यूटी बनती थी कि यहाँ पे एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि अडानी का मामला सिर्फ बंगाल में इन्वेस्टमेंट का नहीं है। अडानी जिस तरह से पूरी तरीके से जो है शॉर्ट कटिंग करवा के, सरकार के रूल्स को शॉर्ट कटिंग करवा के जो अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, और तो वो जिस पे सारा कब्जा कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जैसे हमने अभी देखा कि जो मामला आया था कि जो उन्होंने वहां से जो कोल का इंपोर्ट किया, और वो जो इंपोर्टेड इंपोर्ट किया, और तो शिफ्टिंग तो हो गया वो कंज्यूमर के ऊपर। तो अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? कंज्यूमर। और वो उपभोक्ता जो है वो एक कोर जो है कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है एक आम आदमी ही जो है मेन जो है उनका इंटरेस्ट होती है। तो ये मुद्दा कॉर्पोरेट को की पूरी की पूरी जो एक कब्जा है पूरा का पूरा हमारे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, हमारे आर्थिक किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी इसके ऊपर, इसका मुझे लगता है विरोध सबसे ज्यादा वो है। तो ये मुद्दा यहाँ पे इसलिए विरोध हो रहा है अडानी का, क्योंकि वो पूरी तरह जो है हमारी जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसको उसने अगवा कर लिया। सरकार जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है पूरी तरीके से।
तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे सीपीएम कम से कम महुआ मोर्चा के खिलाफ के साथ खड़ा होना चाहिए था। और टीएमसी का विरोध, ये बात देखिए बहुतों ने उठाई थी कि भाई टीएमसी को स्टैंड क्यों नहीं ले रही, अब जाके उन्होंने लिया अभिषेक बनर्जी को बताया। निश्चित रूप से इससे एक सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर टीएमसी क्यों नहीं अपनी अपनी फायर ब्रांड जो नेता है लोकसभा में। देखिए दो ही नाम आते हैं टीएमसी के, या तो महुआ मोर्चा लोकसभा में या राज्यसभा में जो है डेरेक ओब्रियन। दो ऐसे नेता हैं जो बहुत ही फायर ब्रांड है, वोकल है लोकसभा। जी जी। तो क्यों नहीं आए? बीच में हमारे मेहमान और जुड़ गए हैं, फिरोज अहमद साहब जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो थोड़ी सी बात उनसे भी हम कर लेते हैं। फिरोज साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, TV6 न्यूज नेटवर्क के इस कार्यक्रम में। तो हम आपके कानूनी पहलू पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो एथिक्स कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट देगी, क्या उस रिपोर्ट के आधार पे महुआ मोइत्रा की अगर सदस्यता जाती है या वो गिरफ्तार की जाती हैं तो कोर्ट की तरफ से क्या रिलीफ मिल सकती है? इसका थोड़ा हाइपोथेटिकल हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि इस केस में ये क्वेश्चन केवल अडानी जी का नहीं है और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड नहीं है। ये सभी पूरा देश जानता है कि अडानी जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कोई भी वक्तव्य या कोई किसी तरह का स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली किसी न किसी वे में सेंट्रल गवर्नमेंट को एंटेगनाइज करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि अडानी को लेकर के कुछ इस तरह का हो जिससे उसको उसकी दुश्वारी बढ़ जाए। आप देख रहे हैं राहुल जी को भी जो फेस करना पड़ा, राहुल गांधी को जो फेस करना पड़ा पार्लियामेंट से निकासी, उसके बाद फिर बाद में उनकी एंट्री, तो ये सब भी वो भी आडवाणी जी के ही स्टेटमेंट, उनके खिलाफ ही स्टेटमेंट से शुरू हुआ। तो ये भी एक साजिश अडानी जी की, तो ये भी एक साजिश है कि जो अडानी जी के खिलाफ बोलेंगे उनको किसी न किसी रूप में पार्लियामेंट से बाहर किसी तरह से किया जाएगा। सवाल ये होता है कि एथिक कमीशन का जो सवाल है, एथिक कमेटी की जो बात है, एथिक कमेटी भी जो भी कर रही है और जो भी अब तक सामने आया है वो ये साफ दिखा रहा है कि वो सारी चीजें पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सारी ये ट्रायल, किसी चीज का ट्रायल चाहे वो या इंक्वायरी, वो फेयर होना चाहिए, फेयर होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि वो फेयर हो रहा है। जो महुआ जी के साथ जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एथिक कमिटी जो है फेयर वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है और वो एक तरह से जो बनाई हुई कोई एक तरह से कोई ऑलरेडी डिसाइडेड फैक्टर है। आप देख रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आ रहा था कि वो उनका पेपर में भी आ गया कि शी इज गोइंग टू बी ऑस्टेड एंड शी इज गोइंग टू बी एक्शन बी टेकन अगेंस्ट। अभी तक कमिटी की रिपोर्ट आई नहीं है और वो न्यूज़पेपर में फ्लैश। बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज अहमद साहब, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, बीच में पूछ रहा हूँ, वो ये है कि देखिए कमेटी की अपनी भूमिका होती है, अपनी गोपनीयता होती है, तो क्या कोर्ट में कोई जाके इसको चैलेंज कर सकता है कि आप एक कमेटी में जो सुनवाई हो रही है उसकी गोपनीयता को कमेटी कहीं ना कहीं भंग कर रही है, उसको आप रिवील कर रहे हैं, मीडिया के सामने चीजें आ रही हैं, प्याली में तूफान पैदा करने की कोशिश कर रही है कमेटी के सो कॉल्ड रिपोर्ट के आधार पर कि बहुत सख्त रिपोर्ट जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या चीजें कमेटी ने तलाशा, उसमें सारी चीजों को मीडिया पहले ही जान जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं इसकी गोपनीयता को तो भंग किया जा रहा है? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो भी रिपोर्ट आएगी अल्टीमेटली दैट विल नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में जब मसला जाएगा और बात होगा तो उसकी फेयरनेस पे देखी जाएगी, उसकी सारी जो रिपोर्ट जब तक आ रहे हैं उन सबों को कोर्ट ऑफकोर्स देखेगी और फिर डिसाइड करेगी कि कहने में कमेटी की रिपोर्ट, क्योंकि अब तक जितने भी आए हैं हमारी जिन लोगों से भी बात हुई और जो एथिक कमेटी में भी हैं, ये साफ कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि दैट अदर मेंबर्स आल्सो बेसिकली रिएक्टिंग एंड सेइंग that the report and the chairman inquiry and the chairman questions are absolutely biased and it is personal questions which should not have been made. तो ये सारी चीजें पता चल रहा है कि जब मेंबर्स ही उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो हाउ कैन मोइत्रा बी सेटिस्फाइड एंड हाउ कैन द पब्लिक बी सेटिस्फाइड? यस यस। एक और चीज, एक और दिलचस्प बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के हवाले से एक सवाल भी साथ साथ दागा है कि मेरे केस के लिए जिंदा किया गया लोकपाल, क्योंकि उसके पहले लोकपाल का कोई अता पता नहीं था यहाँ पर। आप जिस तरह से लोकपाल के हवाले से मोदी जी काम करवा रहे हैं हमारे केस में खासकर, वो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि लोकपाल भी इस देश में अस्तित्व में है। और कुछ चुनिंदा लोगों को इस बात की जानकारी मिली है कि लोकपाल नाम का कोई जीव भी इस देश में है।
तो आपको भी हैरानी हो रही है लोकपाल की अचानक पूरे सीन में लाने की वजह से? सभी स्पीकर ने उनको पता है कि अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट था वो लोकपाल पे खास तौर से था, और सरकार की कमिटमेंट थी कि हम आएंगे तो लोकपाल लाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अब लोकपाल आप पहली बार सुन रहे हैं, और मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि साहब लोकपाल भी कोई चीज है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये तो सारी चीजें हैं, एक 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 रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए कई रॉन्ग आदमी कमिट करता है, और वो दिस इज एपरेंट नाउ ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। पीयूष पंत जी, मैं निशिकांत दुबे की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक और चर्चा जरूरी है। वो है पूरी इस कहानी में एक कुत्ते की कैसे एंट्री होती है और कुत्ते की वजह से ये सारा विवाद होता है। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे अपने ग्राफिक के जरिए। एक कुत्ते की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, कैसे ये भी समझते हैं। ये है जयंत देहाद्राई, इस पूरे कांड के सूत्रधार, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। देहाद्राई वही वकील हैं जिन्होंने 14 अक्टूबर को महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। देहाद्राई और महुआ के बीच कथित तौर पर रिलेशनशिप थे। उस दौरान वो पालतू कुत्ते हेनरी को घर ले आए थे, छोटा सा पिल्ला था, घर ले आए थे। दोनों के अलग होने के बाद से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे, और दोनों के बीच, जैसे कि दो लोग के बीच में जब मतभेद होता है तो संतानों को लेकर कि कौन किसके पोजीशन में रहेगा, ये मामला कोर्ट में भी जाता है। तो उसी तरह से दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और दोनों के बीच डॉगी हेनरी की कस्टडी को लेकर कोर्ट में लड़ाई चल रही है। डॉगी हेनरी फिलहाल महुआ के साथ है, देहाद्राई उसकी कस्टडी अपने पास चाहते हैं। कोर्ट में उसकी अर्जी दे रखी है। 20 अक्टूबर को उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ ने कहा है कि वो डॉगी हेनरी को तब लौटा देंगी जब वो संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में अपनी शिकायत को वापस ले ले। कुत्ते की कहानी आपने सुन ली। अब एक और दूसरे चेहरे की बात करते हैं जो सबसे अधिक मुखर रहा है। नाम है निशिकांत दुबे। इस कहानी में दूसरा अहम किरदार है भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी निशिकांत दुबे ने। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। गोड्डा झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वो एसआर ग्रुप में कॉर्पोरेट हेड थे। उन्होंने 2009 में गोड्डा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल की थी। कुछ महीने पहले महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है, मगर सरकार खामोश रही। पीयूष पंत जी, कुत्ते का मामला जब तक चल रहा था, पीयूष जी, कुत्ते के बीच में एक नेता की एंट्री हो जाती है। वो नेता भी ऐसा जिसकी खुद की डिग्री विवादास्पद है। वो खुद भी कई विवादों के, अपने विवादास्पद बयानों से भी घिर जाते हैं कई बार। तो कुत्ते के साथ नेता की एंट्री जिस तरह से कराती है सरकार, ये अपने आप में दिलचस्प है पूरी कहानी में। वो दिलचस्प तो है, और दिलचस्प इसका एक और पहलू दिलचस्प है पुष्प रंजन जी कि कुत्ता हो या मतलब इस अगर आप देखिए कुत्ता किससे जाना आता है, लॉयल्टी के बारे में सबसे बड़ी खूबसूरती मालिक का। और निशिकांत दुबे को क्या माना जाता है? वो भी लॉयल्टी के प्रतीक है, मोदी जी के प्रति ओवर लॉयल है वो। तो आप समझ, इसमें बहुत अटपटा नहीं लग रहा है कुत्ते की एंट्री के साथ निशिकांत जी की एंट्री का हो जाना। और आपने निशिकांत जी के भाषण सुने होंगे, जिस तरह से मोदी के स्तुतिगान करते रहे, वो भरी संसद में करते रहे, वो बिना ये सोचे कि और लोग क्या कहेंगे कि आप जो चमचागिरी की आपने जो कि हर हदें पार कर दी है। तो बहरहाल ये उनका अपना निजी होगा, उनका ये ऐसा करते होंगे, उनका है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन देखेंगे एक स्टोरी बना दी गई, बनी है, और वहां से तार पकड़े गए, और वो प्लेयर जो थे, उनके जो स्ट्रेंज पार्टनर थे महुआ मोइत्रा के, उनको जो है पकड़ा गया। चाहे उनको डराया धमकाया कुछ भी गया होगा, लालच दिया गया होगा, जो भी हुआ होगा मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो जिस तरह से सरकार काम करती है तो वो कमजोर कड़ी ढूंढती है, और वो वहां से उन्होंने जो इन चीजों को लेके आए और ये आरोप लगे। देखिए, इनमें सवाल ये अभी भी ये है, और अभी जो रिपोर्ट ब्रिटिश कमेटी है, क्या उसने ये मांग करी, क्या उन्होंने उस बिजनेसमैन से जो है उससे मांगी कि आप वो सबूत दीजिए? उन्होंने लिखित एक दे दिया एफिडेविट, और वो भी कहा जा रहा, खबर ये भी थी कि शायद वो कहीं डरा धमका के वो एफिडेविट ले लिया गया उनसे, जो है कि उसकी सपोर्ट की जो है। तो क्या एथिक्स कमेटी ने वो सबूत मांगे हैं? उसका काम है उन सबूतों का मांगना, ना कि व्यक्तिगत जो है कि सवाल पूछना वहां से। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये पूरी की पूरी जो आपने स्पीकर की बात कही, हम सभी देख रहे हैं स्पीकर जो साहब हैं,
वो बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं, स्पीकर जो उनकी कुर्सी जो होती है, लेकिन जिस तरह से वो निष्पक्ष होना चाहिए स्पीकर को, लेकिन हम देखते हैं लगातार कैसे विपक्ष के जो है खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं। कुशन जी, मेरे कहने से नहीं, आप भी देख रहे होंगे, आप जो अधिवक्ता साहब है उन्होंने भी इसी तरह इशारा किया कि ये तमाम हर कोई देख रहा है सरकार किस तरह काम करती है, किस तरह से चीजों को पकाती है और किस तरह से फिर वो अंजाम तक ले जाती है। पीयूष जी, थोड़ा सा मैं कानूनी पहलू पर एक बार फिर आना चाहता हूँ, फिरोज अहमद साहब से बात करने के लिए इजाजत चाहता हूँ। देखिए, सरकार की जो कमेटी है, जो रिपोर्ट देने वाली जो मीडिया की खबरें आ रही हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि सुरक्षा का सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच किया गया, जो आईडी मिला, जिस तरह से उन्होंने लॉगिन किया और 47 बार लॉगिन किया गया है, उसमें ये यूएई में थी नहीं, उस दौरान मतलब कि ये सारा कुछ हुआ और किसी अनजान लोगों ने उस वहाँ एक्सेस किया संसद की उन चीज़ों में, जिसमें कश्मीर का भी इश्यू था जिसको शेयर किया गया था 370 से पहले, और देश के कई ऐसे मसाइल थे, कई ऐसी चीज़ें थी जो आपस में शेयर कर केवल सांसद करते हैं। उस सिक्योरिटी जोन में उस सिक्योरिटी ब्रीच को करते हुए वहां पर घुसा गया। महुआ मोइत्रा ने सवाल ये उठाया कि यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय से क्लियरेंस लेके जिस तरह से बार बार अडानी अपने पैसे को बाहर से लाते और लगाते हैं, उस पर सबसे पहले सीबीआई जांच करे और फिर मेरे जूतों की गिनती करे। तो आप इस बारे में जिस तरह से सुरक्षा का सवाल और तमाम चीजों को गढ़ा जा रहा है, सुरक्षा क्या केवल महुआ मोइत्रा के लिए है या और भी लोगों के लिए है सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? जो आपने अभी कहा कि वो केवल उनके लिए है या सबके लिए है, तो लॉ तो बिल्कुल सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ साफ है, बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखा है कि जब भी ये नहीं कि ये सरकार, जब भी कोई विसिल ब्लोअर कोई बात अगर लेके आता है सामने, तो बजाय उसकी बातों को इन्वेस्टिगेट करने का, उसकी बातों को ध्यान में रखने का, उसकी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने का, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं विसिल ब्लोअर के। और यही वजह है कि बहुत सारे विसिल ब्लोअर, बहुत से एक्टिविस्ट जो है वो उसको सफर करते हैं। आप एक चीज और भी देखा होगा इस केस के अंदर में कि ये जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, पार्लियामेंट में कई बार लोगों ने, दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने भी कहा कि शेयर करते हैं अपने आईडी को, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए मौजूदगी नहीं रही, फिर भी अपना उस चीज को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं था ये, लेकिन जो अभी जैसा कि हमारे जर्नलिस्ट साहब ने भी कहा कि हमारे जो दुबे साहब जो कंप्लेनेंट हैं, उनका अपना इतना बड़ा मामला स्टेक है, उनके कंस्टिट्यूएंसी में अडानी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, तो नेचुरली कि वो अपने उस प्रोजेक्ट को और अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए किसी एंड तक जा सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली वो सारे एलिगेशंस को, मैं कहा दोनों पार्टियों के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसी तरह से करना चाहिए जैसे अभी आप केवल महुआ के खिलाफ कर रहे हैं, आप अपने वो दुबे जी के खिलाफ भी करें, सरकार में और जो कंप्लेंट है उसके खिलाफ भी करें। लेकिन किसी एक को, कि जो भी आदमी अडानी के खिलाफ कहीं भी पार्लियामेंट में होगा तो उसकी सदस्यता जाएगी। ये हम लोगों ने राहुल गांधी जी से देख लिया है कि वहां से शुरुआत हुई है और ये एक दूसरा एग्जाम्पल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। पीयूष पंत जी, कल से ये खबर चल रही है, आज सुबह हम लोग और भी उसका डेवलपमेंट देखना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने 9 नवंबर को कहा था कि महुआ अपनी जंग खुद लड़ने की काबिलियत रखती हैं, वो पॉलिटिक्स की शिकार हुई हैं, बिना कुछ साबित हुए किसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। केंद्र सरकार मुझे भी पिछले 4 वर्षों से परेशान कर रही है, ये भाजपा की आदत तक हो चुकी है। अब ये है, इस एक तो ये बयान, और दूसरा ये कि इतनी बड़ी बात है, एक सांसद को धीरे धीरे उस जगह पे ले जाने की चेष्टा की जा रही है जिससे उनकी सदस्यता चली जाए और गिरफ्तार भी हो जाए। तो क्या कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ममता बनर्जी वर्सेस महुआ का कुछ चल रहा था क्या? वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी क्या? क्योंकि संसद में भी कई ऐसे मौके आए थे जब लगता था कि महुआ बहुत ज्यादा फायर ब्रांड बन रही है तृणमूल के लिए और कहीं कहीं उनकी लकीर बड़ी भी हो रही है। तो क्या उनकी लकीर छोटी करने की कवायद का भी हिस्सा है तृणमूल? सीरियस है इस मामले में, कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, खामोश है, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए ये बात तो है पुष्परंजन जी, बिल्कुल। ये जो खामोशी थी शुरुआत में, अभी तो बहुत देर में अभिषेक बनर्जी ने अपना मुंह खोला है उन्होंने।
जबकि उनको बहुत पहले ही जो है, अगर आप सड़क पे नहीं आए तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए था, नहीं दिया। उसके पीछे कारण ये जरूर है, देखिए महुआ मोइत्रा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है वो, और वो कहीं न कहीं डेरेक ओब्रायन को भी पीछे छोड़ रही है। डेरेक ओब्रायन जो है कि बहुत ज्यादा ही वोकल होते रहते हैं हमेशा, लेकिन जिससे जो डेरेक डेरेक जो है, जिस पर वो लगातार आजकल जो है कि वो सभापति जो है, जिससे जो है वहां पे वो जो है, वो उनसे जो है काफी कुछ जो है बहस वहस करने लगे हैं, तो उसको लेकर थोड़ी बहुत उनकी निंदा हुई है। लेकिन महुआ मोइत्रा जिस तरह की स्पीच देती है, वो न केवल उनकी पार्टी बल्कि और जगह भी काफी जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और उसका देखिए ये बात ये तो मेरी जानकारी में कि बहुत से टीएमसी के जो मेंबर हैं या जो ऊपर अधिकारी हैं, या ममता बनर्जी की है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभिषेक हो सकते हैं कि उनको जो है कि बहुत ज्यादा जो है ममता बनर्जी का इस तरह से वोकल होना पसंद नहीं है। कभी कभी वो कहते हैं कि वो जो है कि लाइन भी क्रॉस कर जाती है। तो हो सकता है निश्चित रूप से एक अंदरूनी राजनीति हो वहां पे, हर पार्टी में होती है। देखिए ये सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है, यहाँ पे जो है कि जो सर्वे सर्वा है उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई पॉपुलर हो रहा है, वो बीजेपी से लेके आप मोदी जी का देख लीजिए, आप कांग्रेस में देख लीजिए, सोनिया गांधी था, उसके पहले इंदिरा गांधी का देख लीजिए, उसके बाद आप दूसरी पार्टियों में देख लीजिए, नीतीश की पार्टी में देख लीजिए, जेडीयू में देख लीजिए आप, तो हर पार्टी में ये होता है कि जब दूसरा कोई जो है काफी लोकप्रिय होने लगता है तो अंदरूनी राजनीति जो है कहीं न कहीं इससे आड़े आती है। तो मुझे लगता है टीएमसी को आना चाहिए था, सड़क पे भी आना चाहिए था, कम से कम जो है मुखर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर से किया है, तो हाँ ये बात इसको हो सकता है। एक और छोटी बात और आखिरी आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि इस पूरी कमेटी में कांग्रेस की एक सदस्य जो है उनका स्टैंड बदल गया। उन्होंने जो अपनी तरफ से, हालांकि अंदरूनी क्या हो तो पूरी रिपोर्ट सामने आने पर पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस की जो उसमें सांसद हैं जो इस कमेटी में हैं, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी रह चुकी हैं, अपने ज़माने में वो विदेश राज्य मंत्री भी थी, उन्होंने जो स्टैंड लिया वो बड़ा अजीबोगरीब है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनकी गलती है, उनको हटाया जाना चाहिए, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। इस तरह की बातें भी चल के बाहर निकल के आई हैं। कांग्रेस अपने सदस्य को नियंत्रित नहीं रख सकती, हालांकि ये तो सदन नहीं है जहां व्हीप का मामला हो या अनुशासन का मामला हो जाए, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा पार करने की हो रही है। आप क्या कहेंगे पीयूष जी? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस अगर, या तो कांग्रेस को उनको हटा देना चाहिए था, क्योंकि देखिए आज से बहुत समय पहले से ही वो जो है कांग्रेस की लाइन नहीं तो कर रही थी, और जब से उनके पति जो है वो बीजेपी में गए हैं तो वो कांग्रेस में तो थी, वो शरीर से कांग्रेस में थी, लेकिन मन उनका जो है कांग्रेस से अलग हो गया था, क्योंकि वो वही थी कि जो इनको ले लीजिए, या जो है आप क्या नाम, जो पंजाब का दूसरा परिवार है, क्या नाम आपका, बादल बादल साहब का, तो उनकी उनकी जो बहू हैं, तो ये लोग जो है कि तो वो उसी हिसाब से लाइन पे चलते हैं। तो जब से कैप्टन साहब उधर गए बीजेपी में, तो ये वो उनका भी जाना तय था, लेकिन कुछ कारण से गई नहीं, क्योंकि समय अब इतना उनको बीजेपी कुछ ज्यादा दे नहीं सकती थी, तो वो थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो लाइन उन्होंने बदली है, तो वो निश्चित रूप से उन्होंने जो है कि आने वाले समय में उनको कुछ, वो बीजेपी में तो जाएंगी मुझे लगा लोकसभा चुनाव आते आते वो पाला बदलेंगे निश्चित रूप से, और कुछ न कुछ उनको आश्वासन दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या कर रही थी, क्या कांग्रेस पहचान नहीं पाई कि ऐसा हो सकता है? तो कांग्रेस को पहले ही उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, वो कांग्रेस के लिए बेहतर होता। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कमजोरी इससे उजागर हो रही है, कांग्रेस की कमजोरी उजागर हो रही है कि वो बहुत मुस्तैदी से देखती नहीं और एक्शन नहीं देती, त्वरित एक्शन नहीं देती, उससे बदनामी होती है, फिर उनका उसी की बदनामी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है पीयूष जी। अब आखिर में मैं चाहूंगा कि कोर्ट का क्या नजरिया है इस बारे में। फिरोज अहमद साहब हमें थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि कोई एक कमेटी बनती है, उसका जो सर्वे सर्वा होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, उसको एकदम पाक साफ, थोड़ा फेयर जरूर रहना चाहिए। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन पर खुद आपराधिक मामला चल रहा है, ऐसे छवि का व्यक्ति वहां पर बैठ के एथिक्स की बात करे, एथिक्स कमेटी को लीड कर रहा हो, ये कोर्ट के नजरिए से वो क्या ठहरता है, ये जायज ठहरता है? क्या क्या है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में, इसे भी इस ग्राफिक के जरिए समझ लेते हैं। जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच महुआ मोइत्रा का अकाउंट संयुक्त अरब अमीरात से
47 बार ऑपरेट हुआ था। इस दौरान 2019 से सितंबर 2023 के बीच वह सिर्फ 4 बार यूएई गई थी। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। सूत्रों ने जानकारी दी कि एक ही आईपी एड्रेस से किसी ने 47 बार लॉगिन किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की पसंद के थे। दर्शन हीरानंदानी विदेश में रहते हैं। आचार समिति ने बताया है कि पासवर्ड शेयर करने से गुप्त जानकारी विदेशी एजेंसियों के हाथ में लग सकती है। एथिक्स कमेटी के हवाले से सूत्रों ने बताया कि संसदीय लॉगिन शेयर करने का मतलब बाहरी लोगों को ऐसे कई संवेदनशील दस्तावेज मिल सकते हैं जो सांसदों के साथ पहले से शेयर किए जाते हैं। समिति ने बताया कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019 ट्रिपल तलाक समेत करीब 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों की संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। फिरोज साहब, मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि द एंटायर फाइंडिंग्स एंड द एंटायर कंडक्ट ऑफ द कमिटी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आप देखेंगे ये सारी चीजें साथ में आएंगी। चेयरमैन का कंडक्ट, चेयरमैन की प्रीवियस कंडक्ट भी। अभी एक बात हो रही थी जिसको मैं देख रहा था और हमारे पीयूष पंत जी भी जो कह रहे थे, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई हाईकमांड तक जब तक कोई बात नहीं आती है, कोई उसके लिए धरना प्रदर्शन दूसरे लीडरों के लिए नहीं कर सकता है। और आपके सामने दो मिसाल बहुत जबरदस्त हैं। आजम खां चले गए, समाज पार्टी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। आपके सामने पार्लियामेंट के अंदर विदुड़ी जी ने जो किया और वो हमारे उनके साथ जो सांसद के साथ और जितनी गाली गलौज हुई उसके खिलाफ कोई उनका पार्टी का कोई बयान नहीं आया, ना पार्टी ने कुछ किया, ना तो ये हुआ। तो ये तो जब तक कि पार्टी हाईकमांड तक कुछ नहीं होता है, लोग यही सोचते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, आई एम सेफ, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे डोंट वांट टू टेक एक्शन। ये बड़ी अजीब चीज है डेमोक्रेसी में। आप जिस पार्टी के साथ हैं, सभी पार्टी को एक साथ होकर करके एक स्टैंड लेना चाहिए। ये मतलब है। दूसरी बात ये कि जहां तक लीगल जहां तक सवाल है, ये आप देखेंगे कि आई एम श्योर दिस विल नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें इतनी विरोधाभास जो देख रहे हैं कमिटीज के मेंबर्स में। और अभी जैसा कि पीयूष पंत जी ने साफ कहा इस बात का कि जो एक कांग्रेस की जो मेंबर हैं वो जो कह रही हैं वो किस वजह से कह रहे हैं, ये जग जाहिर है। और अल्टीमेटली वो किस में जाएंगी वो भी जाहिर है। तो ये कांग्रेस को ऑफ कोर्स बिल्कुल इनका कहना सही है कि कांग्रेस को पहले समझना चाहिए कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए था, क्या नहीं लेना चाहिए था। उसमें वह कहीं ना कहीं पार्टी की चूक होती है, और जब उसका चूक होता है तो पार्टी का अल्टीमेटली ब्लेम तो पार्टी के ऊपर जाती है, जो पार्टी को फेस करना पड़ता है। अब देखिए, मैं तो श्योर हूं एज ए लॉयर, मैं कह सकता हूं कि दिस विल नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। प्रमोद जी, इस पूरे मामले पर बंगाल की राजनीति कहां तक, वहां जो अलग अलग खेमे बने हुए हैं और खासकर तृणमूल के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से रणनीति इस मामले में, महुआ मोइत्रा के मामले में तैयार की जा रही है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे कार्यक्रम लास्ट हो रहे हैं। देखिए, जब इस विवाद की शुरुआत हुई तो उस विवाद के शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस चुप रही और टीएमसी ने कुछ नहीं कहा। ममता बनर्जी ने भी कहा है, बहुत ही छोटी सी टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसका जवाब वो देंगी। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि अभिषेक बनर्जी की बातों को जरा फाइन प्रिंट पे जाइए। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा सक्षम है कि वो अकेले ये लड़ाई लड़ लेंगे, मतलब पार्टी ये लड़ाई नहीं लड़ने जा रही है। उन्होंने लगभग साफ कह दिया कि आप सक्षम हैं, आप अकेले अपनी लड़ाई लड़िए, बुरा हो रहा है लेकिन आप अपने अकेले अपनी लड़ाई लड़िए। ये पार्टी ने लगभग साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस एज अ पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके लोग इस मामले में महुआ मोइत्रा के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे भी मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। महुआ मोइत्रा का एक विवाद हुआ था काली को लेकर, जबकि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ये अधिकार है कि वो काली को इस रूप में देखें जो मांस खाने वाली और मदिरा स्वीकार करने वाली काली। बहुत पुरानी बात नहीं है। जी जी। हाँ, पश्चिम बंगाल में ये बहुत असामान्य बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में काली का यही कॉन्सेप्ट है। पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग ये अटपटा लग सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अटपटा नहीं है। वहां
देवी को शराब चढ़ाई जाती है, जिसे कारुण कहते हैं, हमारा शब्द है कारुण, कारुण चढ़ाया जाता है जो शराब होती है। खैर उस विवाद में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब महुआ मोइत्रा ने ये कहा था तो पार्टी ने, एक तो पार्टी चुप रही, पार्टी ने कुछ कहा नहीं, फिर बाद में पार्टी ने इसको कंडेम किया और कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। और ममता बनर्जी ने बहुत ही छोटी टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज पर बोलने के पहले लोगों को पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जाहिर है ये उन्होंने महुआ मोइत्रा के बारे में भी कहा। बिल्कुल। इसके पहले एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊं, 2019 के विधानसभा, पिछला जो विधानसभा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, उसके ठीक बाद में वहां ये हुआ था कि महुआ मोइत्रा कृष्णनगर की एमपी है, नदिया जिले में है जी। नदिया जिला टीएमसी में उनके विरोधी भी है, जाहिर है किसी पार्टी में होते हैं। तो नदिया जिला टीएमसी में किसी मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक हुई थी। ये मामला ममता बनर्जी तक गया था और ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में, जो पार्टी का कार्यक्रम था लेकिन ओपन था, प्रेस को नहीं बुलाया गया था, बाहर के लोग नहीं था, पार्टी कार्यक्रम था लेकिन गोपनीय नहीं था, वो एक ओपन हॉल में हो रहा था जी, टेंट लगा के, जिसमें ममता बनर्जी ने बहुत ही तीखे स्वर में कहा था कि मैं ये महुआ को बहुत ही साफ मैसेज दे देना चाहती हूँ कि सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और कौन कहाँ क्या कर रहा है मुझे सब पता है। वहां महुआ मोइत्रा वहां बैठी थी, उनके सामने ये बात हो रही थी। उसके अलावा जब टिकट बंटवारे की बात हुई थी तो महुआ मोइत्रा के पसंद के लोगों को विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया था जी। महुआ मोइत्रा की जो अपनी शैली है ममता बनर्जी की शैली से मिलती जुलती है कि वो भी एग्रेसिव है, वो भी सड़क पर उतर के आंदोलन करने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति है, उनका जो मार्क ऑफ पॉलिटिक्स है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, थोड़ा सा आत्म केंद्रित है। तो वो डोमिनेट करती हैं तृणमूल कांग्रेस में, वो जो कहती है वही कानून हो, वो जो कहती है वही होता है, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता है। और वो अपने सामने किसी भी दूसरे पर्सनैलिटी को खड़े होते देख नहीं सकती हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी में थी, जब सीपीएम का राज था और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ, सुब्रत मुखर्जी के साथ, या जो उनके परम विरोधी थे सोमेन मित्रा, उनके साथ कोई सैद्धांतिक, कोई नीतिगत मसलों पर डिफरेंसेस नहीं थे ममता बनर्जी के। वो बिल्कुल लीडरशिप की लड़ाई थी और उस लीडरशिप की लड़ाई में बाद में उन्होंने पार्टी तोड़ी, पार्टी से बाहर निकली और वो फिर विजेता बन के उभरी। और जो उनको विरोध कर रहे थे वो किनारे हो गए, बल्कि वही सोमेन मित्रा फिर टीएमसी में आए और ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, चुनाव लड़े, जीते भी हारे भी। तो ममता बनर्जी की जो अपनी राजनीति है वो एक किसी बड़े कद्दावर नेता को अपने सामने एक सीमा के बाहर ग्रो नहीं होने देती है। जी, हमें इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टीएमसी जो ममता बनर्जी और दूसरे लोग जो महुआ मोइत्रा के साथ स्ट्रांगली खड़े नहीं हैं, मुझे लगता है जो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक अंदरूनी राजनीति भी है कि तुमने कहा है, मतलब पर्सनालिटी क्लैश भी है, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्लैश भी है। और जो टीएमसी की वहां की जो कृष्णनगर की राजनीति है वो भी है। और दूसरी बात, एक बात ये भी है कि ममता बनर्जी शायद केंद्र से अब बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा के पहले कई लोग ईडी की चपेट में आए हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके एक और मंत्री गिरफ्तार किए गए, उसके पहले कई मंत्री गिरफ्तार किए गए। तो ममता बनर्जी का अपना जो एक फायर ब्रांड राजनीति है और वो जो बहुत जोरदार आंदोलन कर देती हैं, वो तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए धरने पर बैठ गई थी एक बार जब वो का मामला आया था पश्चिम बंगाल में। तो लेकिन वो ममता बनर्जी अब केंद्र सरकार का या बीजेपी का या प्रधानमंत्री का उस तरह से विरोध नहीं कर रही है जैसा कि वो विधानसभा चुनाव के समय या उसके थोड़े दिन बाद तक करती थी। उनमें बहुत अच्छी आपने प्रमोद जी जानकारी दी। हम इस जानकारी को आगे भी साझा करेंगे अपने किसी और डिबेट में, लेकिन बहुत समृद्ध जानकारी आप तीनों मेहमानों ने दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिरोज अहमद साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, और प्रमोद मलिक जी कलकत्ता से हमें काफ़ी इनपुट दे रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारे तीनों मेहमानों को। और हमारा एक अनुरोध है छोटा सा, कार्यक्रम के अंत में मैं ज़रूर अपने दर्शकों को से अनुरोध करूंगा कि TV6 न्यूज़ नेटवर्क के सभी कार्यक्रमों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें
और गूगल पर हमारे वेब पेज को भी देखें, जिसे पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री है। आप कार्यक्रम में बने रहें, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, अनेक आभार। शुभ रात्रि, शब बखैर।